वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल बायोलॉजी बाई पलक पे। और मैं हूं पलक। तो कुछ टाइम पहले हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि मैंने बताया था कि ये बायोलॉजी का बेस बनाता है। हम किसी भी चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें सेल नेम जरूर आएगा, सेल के बारे में जरूर बताया जाएगा। तो कल हमने एक प्रोकैरियोट सेल को ऊपर से देखा था, टाइप सेल्स पढ़ी थी। तो आज हम उसी प्रोकैरियोट सेल को अंदर से देखेंगे। उससे पहले हम एनसीईआरटी में कुछ सेल्स के शेप और साइज दिए हुए हैं, तो हम उनको नोट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कोई भी डाउट हो तो मुझको कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो के एंड तक ज़रूर रहना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। शेप एंड साइज लिखते हैं पहले, सेल के जो शेप एंड साइज दिए हुए हैं। तो सबसे पहले दी हुई है, सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं। और मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ कि लिखने से जल्दी याद होता है, इसीलिए आप अपने नोट्स मेरे साथ ही बनाते हुए चलना। तो चलिए आइए मेरे साथ लिखते हुए चलना। सबसे पहले हम सेल्स के नाम लिखेंगे, उनकी शेप्स लिखेंगे। फिर एनसीईआरटी में किसी की शेप दी है, किसी की नहीं दी है, किसी का डायमीटर दिया है, किसी का नहीं दिया। तो जो एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है हम एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है पहले उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले डालिए सेल्स, एक साइड पे लिखेंगे सेल, उनका शेप, यहाँ पर उनका साइज। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आरबीसी। आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? रेड ब्लड सेल। इसके नाम ही से पता चल रहा, रेड ब्लड सेल मतलब ये लाल होती है और ये हमारे ब्लड में पाई जाती है। हमारे ब्लड का कलर रेड इसी की वजह से होता है क्योंकि उसके अंदर आरबीसी होती है। तो आरबीसी, इसके नीचे हम इसकी फुल फॉर्म भी लिख देते हैं, रेड ब्लड सेल्स। तो आरबीसी का शेप और साइज होता है, शेप होता है इसका राउंड, गोल होती है। एंड एनसीईआरटी ने बाइकॉनकेव कहा है। बाइकॉनकेव का मतलब ये इस टाइप में होती है, अंदर अंदर, मतलब ये जगह खाली है और ऐसे गोल से टायर की तरह है। और इसका साइज होता है 7 माइक्रोमीटर। फिर सेकंड नंबर पे हमारी आती है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी इसकी फुल फॉर्म ये भी हमारे ब्लड में होती है, जिसको डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स। तो इसको हम व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करती है। कोई भी अगर बाहर से पैथोजन आता है तो उस पर हमला करती है, हमको बीमार होने से बचाती है। तो डब्ल्यूबीसी इसको हम इम्यूनिटी बूस्ट सेल भी बोलेंगे। आगे जब हम बॉडी फ्लूइड्स एंड इट्स सर्कुलेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम इसके बारे में पूरी डिटेलिंग करेंगे। तो इसकी भी आप फुल फॉर्म लिख लीजिए, व्हाइट ब्लड सेल्स। इसकी शेप होती है अमीबॉइड। अमीबॉइड, अमीबा की कोई शेप ही नहीं होती, अमीबा इरेगुलर शेप का होता है। तो ये भी इरेगुलर शेप की होती हैं, इनकी भी कोई शेप नहीं होती है। ठीक, अब इसके बाद इसका डायमीटर कितना होता है? ये होती है 10 to 20 माइक्रोमीटर। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एक यूकेरियोटिक सेल। यूकेरियोटिक सेल का शेप, तो क्योंकि सारी सेल्स ये डब्ल्यूबीसी ये भी है यूकेरियोटिक, तो इसका डायमीटर 10 to 20 माइक्रोमीटर होता है। इसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल का डायमीटर 1 to 2 माइक्रोमीटर होता है। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि एक यूकेरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल से 10 गुना बड़ी होती है, या फिर एक प्रोकैरियोटिक सेल यूकेरियोटिक सेल से 10 गुना छोटी होती है। फिर इसके बाद आती है मीजोफिल सेल, जो कि प्लांट में पाई जाती है। तो इसका शेप होता है राउंड एंड ओवल। अब इसके बाद होती है नर्व सेल, जो कि हमारे ब्रेन में पाई जाती है। ये लॉन्ग और ब्रांच्ड होती है, लंबी, और इसमें ब्रांचेस होती हैं। और इसका डायमीटर होता है 3.5 माइक्रोमीटर। इसके बाद आ जाती है कॉल्यूमिनार सेल, जो कि एपिथेलियल सेल है।
कॉल्यूमिनार सेल, कॉलम का मतलब क्या होता है? खंबा, मतलब ये लॉन्ग एंड नैरो होती है। आगे हम एनिमल टिश्यू में पढ़ेंगे, इसके पास बेसल न्यूक्लियाई होता है, मतलब ये खंबे की तरह होती है, खंबे की तरह होती है और इसमें न्यूक्लियस नीचे प्रेजेंट होता है। कॉल्यूम माइक्रोमीटर। इसके बाद बैक्टीरियल सेल। तो एक बैक्टीरिया की सेल का शेप तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन साइज कितना होता है? बैक्टीरियल सेल का साइज होता है 3 to 5 माइक्रोमीटर। फिर उसके बाद माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की लेंथ होती है 0.3 माइक्रोमीटर। फिर पीपीएलओ, जो कि माइकोप्लाज्मा का ही दूसरा नाम है। पीपीएलओ ऑल्सो माइकोप्लाज्मा, तो पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा को ही बोलते हैं। इसका साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर। ये इसकी लेंथ है, ये इसकी लंबाई है कि इसकी लंबाई 0.3 माइक्रोमीटर है। ये इसका साइज है, मतलब इसका साइज कितना है? जैसे मान लो मेरी लंबाई 5 फुट है, लेकिन मेरा साइज थोड़ी ना 5 फुट है। वैसे ही इसकी लेंथ 0.3 माइक्रोमीटर, इसका साइज 0.1 माइक्रोमीटर। इसके बाद वायरस। वायरस होता है 0.02 माइक्रोमीटर। इसके बाद ऑस्ट्रिच है, मतलब शुतुरमुर्ग जो होता है उसके अंडे की सेल सबसे लार्जेस्ट सेल होती है। इसमें इसका डायमीटर नहीं दिया हुआ है तो हम डायमीटर नहीं लिखेंगे, जिसमें शेप नहीं दी हुई है उसकी शेप नहीं लिखेंगे। तो अब इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है हमारी माइकोप्लाज्मा की। सबसे छोटी सेल पाई जाती है माइकोप्लाज्मा में। सबसे बड़ी सेल, सबसे लार्जेस्ट सेल होती है हमारी ऑस्ट्रिच एग में। अब आप बोलोगे कि वायरस का तो इससे भी छोटा साइज है 0.02 माइक्रोमीटर, तो इसको हमने स्मॉलेस्ट सेल क्यों नहीं बोला? तो इसको हमने स्मॉलेस्ट सेल इसलिए नहीं बोला क्योंकि वायरस लिविंग नहीं होता है। ये जो प्लाज्मोडियम हो गया, प्लाज्मोडियम जो होता है वो मच्छर के अंदर जाके, मतलब मलेरिया जब होता है तो वो मच्छर के द्वारा उसका एजेंट होता है, वेक्टर का यूज करता है। तो वायरस वेक्टर का यूज करता है, ये खुद को अपने आप डिवाइड नहीं कर सकता, ये किसी के अंदर जाके अपनी डिवीजन कर सकता है। इसीलिए हम इसको स्मॉलेस्ट सेल नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये लिविंग नहीं है। तो नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। फिर से अपना टॉपिक एक प्रोकैरियोटिक सेल। तो हमने कल भी बताया था, प्रो का मतलब पुराना, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है उसको हमने प्रोकैरियोट बोला था। ये बहुत ही सिंपल सेल होती है, इसमें सारे बैक्टीरिया आते हैं। तो आइए लिखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जैसे बैक्टीरिया हो गए, बैक्टीरिया लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, माइकोप्लाज्मा हो गया, लैक्टोबैक्टीरिया हो गया, एंड सो ऑन ETC और होगा। फिर इसके बाद ये स्मॉल होता है, स्मॉल एंड सिंपल। इसमें जो फीचर्स होते हैं, इसमें जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं, क्योंकि पुराना सेल है। जैसे हमारा जो अभी एडवांस एंड्रॉयड फ़ोन बना है वो कॉम्प्लेक्स, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब
पहले के हमारे जो फ़ोन थे, कीपैड फ़ोन थे, उसमें इतने फंक्शंस नहीं थे। ऐसे ही जब हमारा पहले कंप्यूटर बना था, कितना बड़ा था। अब हमारा कंप्यूटर देख लो, फ़ोन देख लो, कहीं भी लेके जा सकते हैं। पहले का कंप्यूटर इतना एडवांस नहीं था। मतलब पहले कोई भी चीज़ आती है तो वो ज़्यादा एडवांस नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई। ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका नाम एल्गी है, लेकिन ये एल्गी नहीं है। बैक्टीरिया का नाम ब्लू ग्रीन एल्गी है। जैसे मान लो कुत्ते का नाम इंसान रख दिया, तो कुत्ता इंसान थोड़ी ना हो जाएगा, वो रहेगा तो उसकी प्रजाति क्या रहेगी। वैसे ही ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये एल्गी इसका नाम है, लेकिन ये एल्गी नहीं है। अब इसके बाद हमने बैक्टीरिया को किस बेस पर डिवाइड किया है, तो हमने बैक्टीरिया को उसकी शेप पर डिवाइड किया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, किस बेस पर डिवाइड किया है? शेप के बेस पर, कि उसकी शेप कैसी है। तो सबसे पहले कोकाई, जिसकी शेप राउंड होती है। अगर राउंड बैक्टीरिया उसको हमने कोकाई बोला। बेसिलाई रॉड लाइक, अगर बैक्टीरिया की शेप रॉड लाइक है, रॉड की तरह है, लंबा है, तो उसको हमने बेसिलाई बोला। कोकाई राउंड, बेसिलाई रॉड लाइक। इसके बाद स्पाइरलम, स्पाइरलम, स्पाइरलम स्प्रिंग लाइक, स्प्रिंग की तरह होता है। उसके बाद कॉकस, कॉमा शेप, जैसा हम कॉमा लगाते हैं उसकी शेप की तरह होता है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने बैक्टीरिया को उसके शेप के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया। कोकाई राउंड, बेसिलाई रॉड लाइक, स्पाइरलम स्प्रिंग लाइक, कॉकस कॉमा शेप। अब इसके बाद हम एक प्रोकैरियोट सेल को बनाते हैं। मान लो हमने कोई बैक्टीरिया की सेल बनाई। सबसे पहले ये हो गया उसका सेल वॉल, इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलो पहले पूरी बना लो, उसके बाद दिखाएंगे कि इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर होता है फ्लैजिला, मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। फिर इसके बाद यहाँ पे होते हैं मीजोजोम्स। मीजोजोम 3 शेप होती है, या फिर तो टिब्यूलर होगा, या फिर तो बैसिलस होगा, या फिर तो लैमले होगा। मतलब लैमले इसकी शेप डिफाइन नहीं है, इरेगुलर शेप का होगा, अमीबा की तरह। फिर इसके बाद यहाँ पर हमारा होता है डीएनए, नेक्ड डीएनए होता है, क्योंकि इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ही नहीं है, रिंग्स की तरह। और इस डीएनए के साथ जुड़े होते हैं पॉलीअमाइंस, अमाइन ग्रुप जुड़ा होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे होते हैं क्रोमेटोफोर, जो कि इनको पिगमेंट देते हैं। तो हमारे पास डीएनए। इसके बाद इसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल भी होता है, प्लाज्मिड्स होते हैं, जो कि आगे डिवाइड करके 2 कॉपी बनाएंगे। ये 2 डिवाइड करेंगे 4 कॉपी बनाएंगे, 4 डिवाइड करेंगे 8 कॉपी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सबकी नेमिंग करते हैं, उसके बाद एक एक करके उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ गई सेल वॉल, यहीं से स्टार्ट करते हैं। सेल वॉल पहले भी हमने पढ़ा था, सेल वॉल सब में नहीं होती है, यूनिवर्सल नहीं होती है। तो सेल वॉल माइकोप्लाज्मा, मान लो हमने बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा ले लिया, तो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल रिजिड होती है, सख्त होती है। फिर सेकंड नंबर पे हमारे पास आ गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की नेमिंग यहाँ करेंगे, यहाँ पे मेसोसोम की नेमिंग करेंगे। के बाद आ गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर हम इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
इसके बाद हमारे पास आ गया न्यूक्लियोइड। इसके न्यूक्लियस को हमने न्यूक्लियोइड बोला क्योंकि इसके पास तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता ही नहीं है ना, तो इसको हमने बोला न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड में क्या होता है, इसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स है क्या है, तो डीएनए का ही पार्ट। डीएनए से ही, डीएनए तो कंडेंस्ड होकर आकर आगे चलकर क्रोमोसोम बनाता है। उसके पास हमारे पास एक ही होता है पॉलीअमाइन। पॉलीअमाइन प्रोटीन इससे अटैच होता है। पहले लिखते चलो, उसके बाद हम समझाएंगे। इसके बाद हमारे पास ये है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए इसके पास होता है, जो कि रेसिस्टेंट होता है। मतलब जैसे मान लो कुछ ऐसे ढीठ बच्चे होते हैं जो पढ़ाई के लिए इतने रेसिस्टेंट हो जाते हैं कि कितना भी मारो, कितना भी डांटो, लेकिन वो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि वो उसके लिए रेसिस्टेंट हो गए हैं। उसके लिए एकदम कुछ भी करो, अब हमको वो करना ही नहीं है। जैसे हम आगे जब बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे तो उसमें हम पूरा पढ़ेंगे रेसिस्टेंट क्या होता है। जैसे ई कोलाई से हम आगे इंसुलिन बनाएंगे, क्योंकि उसके पास जो प्लाज्मिड होता है वो रेसिस्टेंट होता है। तो प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, इसको हमने बोला ही है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। मतलब डीएनए के अलावा इसके पास इसका जेनेटिक मटेरियल होता है जो आके रेप्लिकेट करके अपनी और कॉपीज बनाएगा। फिर इसके बाद ये हमारे पास हो गया फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या करता है, फ्लैजिला कैसे बना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन जो एनसीईआरटी में दी है, और इतनी छोटी सी उसमें कंफ्यूजन की वजह से बच्चे क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो फ्लैजिला क्या है, फ्लैजिला एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम सेल वॉल। अब इसमें इतनी कंफ्यूजन होती है, ऑफ की जगह फ्रॉम लगा देंगे, फ्रॉम की जगह ऑफ लगा देंगे। अभी जब हम पूरा बताएंगे, सिर्फ आप अभी लिख लो, उसके बाद हम इसको पूरा समझाएंगे। एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम सेल वॉल। इसके बाद हमारे पास ये आ जाता है टिब्यूलर मीजोजोम के टाइप, या फिर तो टिब्यूलर होगा, या फिर तो बैसिलस होगा, बैसिलस, या फिर तो लैमेले होगा, जिसके पास कोई शेप नहीं होती। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, मीजोजोम्स, जो आगे किसमें मदद करते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन में। ये सेल वॉल को बनाते हैं, तो हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन। इसके अलावा ये क्या करते हैं, इसके अलावा ये सिक्रीशन भी करते हैं, रेस्पिरेशन भी करते हैं, और डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, एंड सो ऑन। और ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, सेल के अंदर की सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, तो इंक्रीज सरफेस एरिया। अब इसके बाद ये हमारे पास होता है क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर, क्रोमैटो, तो क्रोमा का मतलब होता है कलर, मतलब इसके अंदर क्या स्टोर होते हैं, पिगमेंट। पिगमेंट लाइक जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर ब्लू पिगमेंट होता है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ इंक्लूजन बॉडीज होती हैं,
मतलब जो फैट या प्रोटीन को स्टोर किए हैं, कोई मेम्ब्रेन नहीं है लेकिन स्टोर किए हैं, मतलब प्रोटीन जहाँ पर प्रोटीन जा जाके एक जगह इकट्ठी हो जाए, लेकिन उसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं आई है। गैस वैक्यूल्स होते हैं। तो लिख लेते हैं, इसको भी यहीं पे लिख लेते हैं, इंक्लूजन बॉडीज। रिजर्व प्रोटीन ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल। मतलब इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, मतलब मेम्ब्रेन लेस होता है। चलिए देखते हैं हमने क्या क्या लिखा है। सबसे पहले हमने एक प्रोकैरियोट सेल बनाई। सबसे आउटर लेयर सेल वॉल, मान लीजिए माइकोप्लाज्मा लिया है तो उसमें रिजिड होगी। फिर उसके बाद हमारे पास आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेकंड लेयर होती है। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर किसी सेल को बताना है कि हम जिंदा हैं तो उसके पास क्या होनी चाहिए, उसके पास सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होनी चाहिए। तो इसके बारे में तो हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमिएबल होती है, मतलब कोई भी चीज आएगी सेल वॉल से अंदर आ जाएगी, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको अंदर नहीं आने देगी अगर वो चीज उसके काम की नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड के अंदर क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स मतलब डीएनए पाया जाता है। फिर इससे एक पॉलीअमाइन प्रोटीन अटैच होता है। अच्छा, ये प्रोटीन इसके पास क्यों अटैच होता है? तो सबसे पहले डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए क्या है, एसिडिक इन नेचर है, लेकिन पॉलीअमाइन और अमाइंस क्या होते हैं, बेसिक। तो एसिड और बेस जब साथ में रहता है तो बैलेंसिंग अच्छी होती है, मतलब ये प्रोटीन सिंथेसिस आगे जेनेटिक मटेरियल अच्छे से बनाएगा। तो पॉलीअमाइन प्रोटीन अटैच होता है। उसके बाद इसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है, जो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है, एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा, एक अलग से। इसके अलावा न्यूक्लियोइड के अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो आगे चल के अपनी कॉपीज बनाएगा, अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। तो प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, मतलब डबल स्ट्रैंड होती हैं इसमें, सर्कुलर होता है। और ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट होता है, ये भी लिख लीजिए, ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट होता है। अभी मैंने आपको रेसिस्टेंट का मतलब अच्छे से बताया है, मतलब किसी चीज के लिए तुम इतने ढीठ बन जाओ कि चाहे हमको ये काम करना नहीं है तो हम ये काम नहीं करेंगे। मान लो हमको पढ़ना नहीं है, कितनी भी बातें सुना लो, कितना भी मार लो, कितने भी लेक्चर दे लो, बेइज्जती कर लो, लेकिन हम उसके लिए रेसिस्टेंस हो गए हैं। हमने उसको बिल्कुल मानना ही छोड़ दिया है, कुछ भी असर नहीं होने वाला। तो जो प्लाज्मिड होता है वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट होता है, मतलब आगे चल के जब हम दवाइयाँ बनाएंगे, जैसे इंसुलिन हो गया और वैक्सीन्स हो गई, तो उनमें इसका काम होता है। इसके बाद हमने क्या पढ़े थे, इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज जो प्रोटीन ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स को स्टोर करती है, मतलब इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब प्रोटीन को यार इकट्ठी होके उसने इंक्लूजन बॉडीज बना ली, छोटा सा पाउच बना लिया, लेकिन मेम्ब्रेन नहीं आई उसकी साइड। इसके बाद ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स भी क्या काम करते हैं, मतलब उनके ऊपर लेयर नहीं है, लेकिन स्टोर किया है, कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, प्रोटीन स्टोर कर सकते हैं, फैट स्टोर कर सकते हैं, मेम्ब्रेनलेस, मेम्ब्रेन नहीं होती। इसके बाद फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या है, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से एक्सटेंड होकर निकलता है, फ्रॉम सेल वॉल, सेल वॉल से एक्सटेंशन, मतलब सेल वॉल का एक्सटेंशन नहीं हुआ है, यहाँ पे अगर दिख रहा हो तो सेल वॉल को चीर के निकला है, लेकिन सेल वॉल से नहीं निकला है, निकला प्लाज्मा मेम्ब्रेन से है, मतलब सेल मेम्ब्रेन से है, और सेल वॉल को चीर के निकला है। मतलब इसका अगर हम वो देखें कि उत्पत्ति कहाँ से हुई, बना कहाँ से, तो बनाया सेल मेम्ब्रेन ने, चीरते हुए सेल वॉल को निकला। और फ्लैजिला में हमारे पास 3 पार्ट होते हैं,
फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी। तो फिलामेंट ये जो लंबा वाला पार्ट होता है दैट इज फिलामेंट। हुक जो बीच वाला पार्ट होता है, जो बेसल बॉडी, बेस को और बेसल बॉडी को और फिलामेंट को आपस में कनेक्ट कर रहा है, वो हमारा हुआ हुक। तो फिलामेंट जो पतला वाला लंबा वाला पार्ट होता है फिलामेंट, बेसल बॉडी जो एक्सटेंड होकर जो इसका बेस बनाता है वो बेसल बॉडी, फिर बेसल बॉडी और फिलामेंट को जोड़ने वाला स्ट्रक्चर हुक। फिर उसके बाद मीजोसोम्स पाए जाते हैं। मीजोसोम्स या फिर तो टिप्यूलर होंगे, या फिर तो बैसिलस होंगे, या फिर तो लैमेले होंगे। तो मीजोसोम किसमें मदद करते हैं? सेल वॉल फॉर्मेशन में, सेल वॉल को बनाने में, और सिक्रीशन भी करते हैं, रेस्पिरेशन भी करते हैं, डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। मतलब मान लो एक दूसरी सेल आ गई, उसके पास इसको अपना जेनेटिक मटेरियल भेजना है, तो वो किसके थ्रू भेजेगा? वो मीजोसोम के थ्रू भेजेगा। मीजोसोम इसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल भेजेगी और सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, अंदर के सरफेस को इंक्रीज करता है। तो इतना हो गया। इसके अलावा भी इसके पास इन स्ट्रक्चर्स के अलावा भी कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। तो इनके पास होती है पिलाई और फिम्ब्रिए। वही लिखते हैं हम, पिलाई क्या होती है और फिम्ब्रिए क्या होती है। अदर स्ट्रक्चर्स में पिलाई होती है इनके पास और फिम्ब्रिए। तो पिलाई मेड अप ऑफ पिलिन, पिलिन प्रोटीन की बनी हुई होती है। पिलिन की बनी होती है, इसका काम होता है कोगुलेशन, मतलब डीएनए ट्रांसफर में, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए किसका यूज होता है? पिलाई का। फिम्ब्रिए ब्रिस्टल लाइक होती है। और ये क्या देती है सेल को? गिव ग्रिप ऑफ सेल। ग्रिप का मतलब होता है अटैचमेंट के लिए। मान लीजिए कोई बैक्टीरिया हमारे अंदर प्रवेश कर गया, हमारे अंदर उसने एंट्री ले ली, तो वो जाकर चिपकने का काम, उससे चिपकाने का काम कौन करता है? फिम्ब्रे। ब्रिस्टल लाइक होते हैं, रेशे टाइप में होते हैं। जैसे पहले एक टायर का ऐड आता था, TYS पता नहीं ऐसे करके कोई टायर था, उसमें दिखाया जाता है कि उसके जो ब्रिस्टल होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, इसी वजह से उसमें फिसलन नहीं होती है। जैसे हम नई चप्पल लेके आते हैं, तो नई चप्पल जो ये ब्रिस्टल वाली चप्पल होती हैं, जो नीचे से जिनमें ब्रिस्टल लगे हुए होते हैं, तो वो चप्पलें बारिश में फिसलन नहीं रहती हैं, तो इसीलिए मतलब अटैच करके रखती हैं। तो फिम्ब्रे अटैचमेंट का काम करता है। अगर बैक्टीरिया को किसी भी सेल के साथ अटैच होना है तो उसके पास क्या होना चाहिए? फिम्ब्रे। कौन मदद करेगा उसकी? फिम्ब्रे हेल्प करेगा। तो हमारा ये पूरा हो गया। अब इसके बाद सिर्फ एक ही चीज रह गई है, सेल एनवलप, कि सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन सी लेयर मिलती हैं। तो आगे हम डालते हैं हेडिंग सेल एनवलप। सेल एनवलप। तो सेल एनवलप का क्या काम होता है? ये बैक्टीरिया सेल में प्रेजेंट होती है, मोस्टली प्रोकैरियोट्स में होती है। प्रोकैरियोट्स में भी जितने बैक्टीरिया होते हैं उनमें प्रेजेंट होती है। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, प्रेजेंट मोस्ट प्रोकैरियोट्स, लेकिन सारे बैक्टीरिया में, ऑल बैक्टीरिया, बट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया। और इसका काम क्या होता है? प्रोकैरियोट सेल में होती है लेकिन सारे बैक्टीरिया में होती है। ओवरऑल इसका काम प्रोटेक्शन का होता है, तो प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ अ सेल। ओवरऑल ये प्रोटेक्शन देती है।
अब इसके बाद सेल एनवेलप किस किस से मिलकर बनता है, तो 3 चीजों से मिलकर बनता है, 1 2 3। तो सबसे पहले इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि बैक्टीरिया सेल की हम बात कर रहे हैं। बैक्टीरिया में सेल एनवेलप किससे मिलकर बनता है, तो बैक्टीरिया में सेल एनवेलप 3 लेयर से मिलकर बनता है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ग्लाइकोकैलिक्स सबसे आउटर मोस्ट लेयर, बैक्टीरिया की सबसे बाहरी परत को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। तो ये आउटर मोस्ट लेयर है, द आउटर मोस्ट लेयर। और इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन का काम है, एनवलप बना रही है। हम किसी भी चीज को एनवलप में डाल के रखते हैं ताकि वो प्रोटेक्ट रहे, लेयर्स बना रही। तो आउटर मोस्ट लेयर है, और ये भी 2 तरह की होती है, 2 तरह में। फर्स्ट तो स्लाइम, या फिर तो अगर किसी बैक्टीरिया में है मतलब सभी में प्रेजेंट तो सभी में होती है, या फिर तो वो स्लाइम होगी मतलब लूज, ऊपर से ढीली ढीली होगी, या फिर तो कैप्सूल टाइप में होगा। कैप्सूल का मतलब टफ होगी। अगर ऊपर टफ है ग्लाइकोकैलिक्स तो उसके ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट है, अगर लूज है तो उसके ऊपर स्लाइम प्रेजेंट है, मतलब स्लाइम है। सेल वॉल का काम क्या होता है, गिव स्ट्रक्चर, किसी सेल को स्ट्रक्चर देती है। अब मान लो जिसके पास सेल वॉल नहीं होती है तो वो तो अपनी शेप को एक जगह रखेगा ही नहीं, अपनी शेप चेंज करेगा, क्योंकि ये रिजिड होती है, सख्त होती है। तो ये मान लो पानी हमने ऐसे ही फेंक दिया, अगर हम पानी को ऐसे ही फैला देंगे तो वो कहीं भी शेप लेगा, कहीं भी भागेगा। लेकिन अगर हम उसको किसी बर्तन में रखेंगे, किसी भी रिजिड चीज में रखेंगे, तो वो अपनी शेप को एक जगह रखेगा। तो गिव स्ट्रक्चर टू द सेल एंड, बस इतना ही कि सेल वॉल जो होती है वो एक सेल को स्ट्रक्चर देती है। फिर इसके बाद सेल मेम्ब्रेन हमने पहले भी पढ़ा था, सिलेक्टिव परमिएबल होती है, ऐसे ही इसके अंदर कोई नहीं आ सकता है। सिलेक्टिव परमिएबल होती है और ये इंटरेक्ट करती है, इंटरेक्ट विथ आउटर वर्ल्ड, इंटरेक्ट करती है बाहर की एरिया के साथ। सिलेक्टिव परमिएबल होती है, बाहर की एरिया के साथ इंटरेक्ट करती है, और वो किस पे, सेल के नेचर पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सेल। अब बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2 तरह की हो सकती है, बैक्टीरिया की या फिर तो ग्राम पॉजिटिव या फिर तो ग्राम नेगेटिव। अब ये क्या है कि ग्राम, सेल मेम्ब्रेन भी 2 तरह की हो सकती है, या फिर तो ग्राम पॉजिटिव होगी या फिर तो ग्राम नेगेटिव होगी। तो यहाँ ग्राम ये किलोग्राम वाला ग्राम नहीं है, वेट वाला ग्राम नहीं है। यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे ग्राम, जिन्होंने इसको खोज किया, मतलब उन्होंने एक बैक्टीरिया की बैक्टीरिया लिया, फिर उसकी सेल मेम्ब्रेन को स्टेन किया, उसकी सेल मेम्ब्रेन पे स्टेन डाला। अगर स्टेन डालने पर उसको धुला, फिर स्टेन डाला, अगर उसने स्टेन ले लिया तो वो ग्राम पॉजिटिव, अगर उसने स्टेन नहीं लिया तो ग्राम पॉजिटिव, स्टेन ले लिया तो ग्राम नेगेटिव। तो हमने क्या क्या पढ़ा देख लेते। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर में पिलाई और फिम्बरे देखा। तो पिलाई पिलिन की बनी होती, कोगुलेशन में हेल्प करती, मतलब डीएनए को कोगुलेट करने में, डीएनए को ट्रांसफर करने में, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने में हेल्प करती। उसके बाद हमने फिम्बरे देखा, ब्रिस्टल लाइक होता है और गिव ग्रिप ऑफ सेल, सेल को एक जगह बैठने के लिए ग्रिप देता है, मतलब ग्रेविटेशन देता है। ग्रिप फॉर ग्रेविटेशन से याद कर सकते हो, मतलब एक जगह उस पर चिपकने के लिए फेविक्विक का काम करता है। फिर सेल एनवेलप मोस्ट प्रोकैरियोट्स में होता है, लेकिन सारे बैक्टीरिया में जरूर प्रेजेंट होगा। प्रोवाइड प्रोटेक्शन, इसका मेन काम है प्रोटेक्शन देना। तो सेल एनवेलप हमारा 3 लेयर से मिलकर बनता है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। फिर ग्लाइकोकैलिक्स सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, और ग्लाइकोकैलिक्स स्लाइम होती है या कैप्सूल होगा। स्लाइम मतलब अगर हमने इसको देखा, अगर ग्लाइकोकैलिक्स स्लाइम मतलब लूज दिखाई दी तो वो स्लाइम है,
और अगर हमको ये टफ दिखाई दी तो ये कैप्सूल है। फिर सेल वॉल हमारी बैक्टीरिया को स्ट्रक्चर देती है। इसके अलावा इट हेल्प्स टू बैक्टीरियल सेल फ्रॉम ब्रस्टिंग एंड कोलेप्सिंग। मतलब इसके अलावा अगर बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है तो वो कैसे डिवाइड करेगा, सेल वॉल की वजह से डिवाइड करेगा। सेल वॉल उसकी हेल्प करेगी डिवीजन में। इसके बाद हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ी, तो सेलेक्टिव परमिएबल होती है, बाहर के वर्ल्ड से इंटरेक्ट करती है। और ये किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, नेचर ऑफ सेल की सेल का नेचर कैसा है। अब बैक्टीरिया कैन बी, बैक्टीरिया के पास दो तरह की सेल वॉल हो सकती है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। ये वेट वाला ग्राम नहीं है। यहाँ पे ग्राम साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक बैक्टीरियल सेल पे स्टेन डाला। अगर उसने स्टेन ले लिया और दोबारा दूसरे स्टेन को नहीं लिया तो वो ग्राम पॉजिटिव, अगर नहीं लिया तो ग्राम पॉजिटिव, अगर ले लिया तो ग्राम नेगेटिव। तो आज के लिए बस इतना ही। और हमारी यहाँ पे एंड हो गई है। क्या एंड हो गई है, प्रोकैरियोटिक सेल। यहाँ पे हमारी प्रोकैरियोटिक सेल पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। हमने एक एक बात प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जान ली है। तो कल इसको रिवाइज करके आना है। इसके बाद हम कल से स्टार्ट करेंगे यूकैरियोटिक सेल। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट में कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए। ओके, थैंक यू, बाय।